आज के इस मैच की एनालाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर हम नेपाल को कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि उनकी जो टीम है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। जी हाँ, कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि बीच में कहीं हम भी फॉलो कर रहे थे तो वहाँ एक बार हमने देखा था कि 67 पे मेरे ख्याल से यूएई 0 था, उसके बाद जो जैसी वापसी करी है तो शानदार है। तो हार्ड लक यूएई के लिए, लेकिन नेपाल के जितने भी फैंस हैं, जितने भी लोग हैं, खास करके जो क्रिकेट टीम है अंडर 19 की, उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए। मेरे ख्याल से शायद 7वां या 8वां वर्ल्ड कप ये शायद नेपाल का होगा, सॉरी अगर मैं गलत हो तो 7वां या 8वां की अंडर 19 को इतना फॉलो करते नहीं है, शायद 8वां वर्ल्ड कप है जिसके लिए नेपाल ने क्वालिफाई किया है अंडर 19 की। हम यहाँ पर अगर बात करें तो कांग्रेचुलेशंस। चलिए अब इस मैच के एनालिसिस की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन समझा दें, उसके बाद एनालिसिस की तरफ भी चलेंगे कि अब यूएई को अपने बचे हुए 6 मैचेस में से सिर्फ 3 मैच जीतने हैं ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए, और ओडीआई स्टेटस की बात करते हैं। और अगर हम बात करें नेपाल के लिए तो उन्हें अब अपने अगले 6 में से 4 मैचेस जीतने हैं ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए। तो अब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हो जाता है ओडीआई स्टेटस की जहां तक बात है। अब इस रिजल्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रोहित पटेल ने टॉस जीता और टॉस जीतकर लगातार एक और बार टॉस जीता और टॉस जीतकर जो है वो फील्डिंग का फैसला किया और टीम आया। संदीप का यहाँ पर इंक्लूजन हुआ, इसकी उम्मीद थी कि प्रसिद्ध जीसी बाहर जाएंगे और संदीप जो है वो यहाँ पर अंदर आएंगे और प्लेइंग एलेवन में एंट्री की। सबसे पहले फेस बाय फेस यहाँ पर जान लेते हैं कि फेस बाय फेस बताएं, फिर चलते हैं एनालिसिस की तरफ। यूएई का फेस बाय फेस कैसा रहा? नहीं जरूर, पहले फेस की बात करें पावर प्ले 1 की तो 1 से 10 ओवर में 25 रन बनाए टीम ने और 1 विकेट यहाँ पर टीम को नुकसान हुआ यूएई की अगर हम बात करें। वहीं मिड फेस की बात करें 11 से 40 ओवर के बीच में तो 125 रन टीम ने बनाए और 4 विकेट यहाँ पर टीम ने गंवाए। यूएई ने रन अच्छे किए और विकेट कीपर यहाँ थोड़े जरूर गिरे हैं इस फेस में। और उसके बाद लास्ट फेस की बात करें 41-50 तो यहाँ पर सिर्फ 57 रन यूएई ने बनाए और 3 विकेटें यहाँ पर यूएई की गिरी हैं अगर हम बात करें। उसके बाद टोटल डॉट बॉल्स 178 डॉट बॉल यूएई ने अपनी थ्रू आउट द इनिंग में खेली। बिल्कुल 300 बॉल्स में से 178 डॉट बॉल्स यूएई ने खेली हैं आज के इस मैच में। बात करें ये सब कंप्लीट करने के बाद टीम का जो स्कोर है वो 207 रन पहुंचा 8 विकेट पे, लेकिन ये स्कोर भी शायद नहीं पहुंचता या फिर टीम ऑल आउट हो जाती, उसके बारे में बात आगे जरूर करेंगे। लेकिन यानी बैटिंग की शुरुआत करते हैं। आज एक और नया पेयर यहाँ पर चेक किया गया, मोहम्मद वसीम और आसिफ खान। या इससे पहले विद्या अरविंद और वसीम आ रहे थे, फिर उसके बाद आर्यन लखनऊ कलर में देखा कि उनको ट्राई किया गया, उसके बाद अब आसिफ खान यहाँ पर आए। लगता है कि नाइना की तरह जो है यूएई की भी जो ओपनिंग का जो हाल है वो कहीं ना कहीं डावाडोल है, वो भी एक फिक्स नहीं कर पा रहे। सबसे पहले उसके बारे में बात करें। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस यहाँ पर अगर हम बात करें आसिफ खान ने जो इनिंग खेली है ओपनिंग में आके, अब देखना होगा कि उन्हें कितने मौके यहाँ दिए जाते हैं। मौके देखने वाली बात है। यहाँ एक इनिंग पर तुरंत कूद पड़ना कि ऐसा रहा वैसा रहा बात जरूर करेंगे, लेकिन जितना आपने पूछा मौके यहाँ पर मिल रहे हैं, नए नए तलाशे जा रहे हैं प्लेयर्स ओपनिंग स्लॉट के लिए। तो देखना होगा कब ये खत्म होगा यूएई का आखिर ये ओपनिंग का चक्कर और ओपनिंग की टेंशन। बिल्कुल, तो बात करते हैं बैटिंग के बारे में। मोहम्मद वसीम जो है आज एक और बार क्लीन बोल्ड हुए हैं और मोहम्मद वसीम की यहाँ पर अगर हम बात करें तो T20 में उनका बल्ला जितना भी तेज चलता हो उतना ही धीमा जो है बल्ला उनका ओडीआई में चलता है। डेफिनेटली 50 ओवर गेम में वो किसी भी हाल में अभी तक खुद को यहाँ पर एडजस्ट भी नहीं कर पाए और ना ही कहीं ना कहीं वो प्रूव कर पाए। कहीं उनके शॉट्स वगैरह देख के भी लगता है कि वो बिल्कुल भी नई बॉल से एडजस्ट नहीं कर पा रहे। नहीं बिल्कुल, माफ कीजिएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये गेम खासकर मोहम्मद वसीम का 10 ओवर के लिए सूटेबल तो जरूर है, ऐसा नहीं है। पावर प्ले है, 2 प्लेयर बाहर रहते हैं, गेम आपके लिए ऑन है। T20 मोड समझकर खेलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर रहे हैं जो ऐसा क्रिकेट खेल चुके हैं। तो आपकी कैपेबिलिटी पे है, आप नहीं कर पा रहे, आप फेल हो रहे हैं इस काम में जो आप स्टार्ट तक नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। कहाँ T20 का एवरेज अगर आप उठा के देखें और कहाँ ओडीआई का एवरेज आप उठा के देखें तो बहुत ज़्यादा फासला हो जाता है। ओडीआई और T20 में बहुत ज़्यादा अगर हम कहें फेल होते हुए नजर आ रहे हैं मोहम्मद वसीम ओडीआई। बिल्कुल, उसके बाद बात करें जो उनके ओपनर है आसिफ खान, उन्होंने एक जबरदस्त 70 की खेली। विद्या अरविंद के साथ एक यहाँ पर पार्टनरशिप उन्होंने छोटी सी बिल्डअप जरूर करने की कोशिश की। हालांकि हम यहाँ बात करें कि पुअर फील्डिंग का भी नेपाल की तरफ से साथ जरूर मिला आसिफ खान को, लेकिन एट द एंड अब उन्होंने तो नहीं कहा था कि आप मेरे कैचेस वगैरह छोड़ दीजिए, वो नेपाल के सेक्शन में आएगा, उस पर बात जरूर करेंगे। लेकिन यार आसिफ की यहाँ पर इनिंग जो रही है, विद्या अरविंद की रही है, तो इस पार्टनरशिप को आप किस तरह से देखते हैं? फिर उसके बाद इस पर ब्रेक लगा और फिर एक बार यहाँ पर कहना होगा कि रिजवान ने थोड़ी सी कोशिश जरूर की, लेकिन वो गाड़ी 20-25 से आगे रिजवान की भी बढ़ नहीं रही है और विद्या अरविंद भी लगातार 3-4 मैचों से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। स्कोर
स्कोर करने में। जरूर कलेक्टिव परफॉर्मेंस यहाँ नहीं हो रहा है टीम की तरफ से। यहाँ देखिए आज इत्तेफाक है कि एक बहुत बेहतरीन इनिंग यहाँ हमें देखने को मिली आसिफ खान की तरफ से, जो कि लॉन्ग इनिंग रही। अगर हम बात करें, अच्छी पारी रही, 72 रन बनाए, ओपनिंग में आए, लंबा वक्त गुजारा पिच पर और आगे जाते 100 बॉल है, बिल्कुल सही कहा, और लंबा जाते और टिकते और खेलते तो बेहतर होता, लेकिन जितना भी वो खेले हैं बहुत अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला। वृत्ति अरविंद और रिजवान यहाँ बहुत खराब रहे। स्टार्ट मिला, अच्छी शुरुआत मिली, उसके बाद आप विकेट गंवा के गए, आपका फॉल्ट है ये। अब ज़्यादा आपको इसकी तैयारी करनी होगी, थोड़ा कंसिस्टेंट वे में रन्स करने की ज़रूरत है। आप मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। वृत्ति अरविंद तो टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं और रिजवान मिडिल ऑर्डर की जान है, तो इन दोनों को रन्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप इसी स्कोर के चक्कर काटते रह जाएंगे। अच्छे स्कोर्स के लिए आपको चलना होगा, वृत्ति अरविंद और रिजवान के लिए खासकर हम ये कह रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर उसके बाद बात करें अगर, तो उसके बाद नीचे आकर अयान जो हमेशा सेवियर बने हैं यूएई के लिए नेपाल के खिलाफ, वो वहां पर वापस से आते हैं और एक बेहतरीन इनिंग यहाँ पर खेल के गए। हाफ सेंचुरी लगाई रोहन मुस्तफा ने। अयान, रोहन मुस्तफा और आर्यन लगा के बीच में जो पार्टनरशिप हुई है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल रही है। कितनी क्रूशियल रही है और किस तरह की इनिंग इन दोनों की रही है, जरा एक्सप्लेन जरूर करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, पार्टनरशिप यहाँ इन्होंने बिल्डअप करने की कोशिश की, ओवर पूरे खेलने का यहाँ पर प्लान रहा है अगर हम देखें बहुत ज़्यादा, और सामने से भी इतनी कहे एक को छोड़कर इतनी अटैकिंग बॉलिंग नहीं हो रही थी कि हम इतनी ज़्यादा थ्रेटनिंग इनके सामने, वरना ऐसा नहीं था कि आप सामने वाले को आप मौका दे रहे हैं। मौके मिले भी थे लेकिन उन्हें ग्रैब नहीं किया नेपाल के फील्डर्स ने। अगर हम बात करें, आसिफ भी थे, इतनी बड़ी पारी नहीं होनी। अब वो सोचते कि हो जाता, अब हो गया, एक बैड डे है, ये है, लेकिन नहीं, आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। आप यहाँ पर एक आध मौके छोड़ देंगे तो बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। 72 रन की पारी खेल दी उन्होंने, पर नीचे आकर एक प्लेयर संदीप बार वो उनकी बात जरूर करेंगे कितने थ्रेटनिंग थे, क्या थे, लेकिन बाकी प्लेयर्स वीडियो कॉल बॉलिंग करा रहे थे, टिपिकल लाइन और लेंथ से करा रहे थे, लेकिन दोनों की पारी शानदार रही है। पूरे ओवर्स खेलना ये सबसे बड़ा माइंडसेट रहा रोहन मुस्तफा का, और खासकर अगर हम रोहन की बात करें तो ज्यादा। बिल्कुल, तो इस पार्टनरशिप का सबसे जो बेस रहा था वो ये था कि हम पिच पे वक्त बिताएं और पूरे ओवर खेलने की कोशिश करें, और ये उसमें सक्सेसफुल भी हुई और 50 ओवर पूरे के पूरे टीम ने यहाँ पर निकाल के। अगर आप बाउंड्रीज भी देखेंगे तो इन दोनों ने सिंगल डबल्स काफी लिए, दोनों ने मिलाकर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 80 रन जोड़े हैं दोनों ने अपने बल्ले से। आर्यन और रोहन की अगर मैं बात करूं उसमें सिर्फ 3 बाउंड्रीज हैं और मेरे ख्याल से तीनों के तीनों चौके ही हैं। तो आप देखिए 80 में से 12 रन जो है वो सिर्फ बाउंड्री से, और बाकी 68 रन जो है वो उन्होंने सिंगल डबल्स लिए हैं। यानी पिच पे वक्त बिताया, टाइम बिताया, सिंगल्स निकाले, डबल्स निकाले। ये फैक्टर था आज के इस चेस को करने का, जहां पर नेपाल जरूर चूका, बात आगे यहाँ पर जरूर होगी, लेकिन 207 एक अच्छा टोटल कहीं ना कहीं पहुंचाया। एक वक्त पे जो बहुत ज्यादा खराब लगा, एक वक्त बेहतरीन भी लग रहा था, कहीं उससे भी ज्यादा स्कोर जा सकता था, लेकिन यहाँ आप बात करें यार अगर बॉलिंग की, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पर सबसे पहले तो करण केसी ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू दिलाया, मोहम्मद वसीम पे चलता कर दिए गए बहुत ही जल्दी। उसके बाद की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप जम रही थी, और बार बार वही होता है कि जब भी पार्टनरशिप ब्रेक करने की बारी आती है, टीम को विकेट्स नहीं मिल रहे होते हैं, तो संदीप भी आकर बार बार विकेट निकालते हैं, चाहे वो लामी चाने का, बाकी जगह वृत्ति अरविंद का विकेट हो या फिर वो आसिफ खान का विकेट हो। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत शानदार चीज, जब आ रहे हैं ब्रेक थ्रोज ला रहे हैं। जी हाँ, और कहना होगा संदीप के बलबूते पे मिडिल ऑर्डर में प्रेशर बना। जी हाँ, पूरा प्रेशर बना, लेकिन एक चीज जो यहाँ पर किसी के माइंड में नहीं होगी, वो एक चीज डेली क्रिकेट जरूर लाना चाहेगा। यहाँ पर दीपेंद्र सिंह एरी से विकेट ना निकाल पाना ये भारी पड़ा है। 207 नहीं बनने चाहिए थे यहाँ पर। अब आप सोचेंगे ये ज़्यादा हार्श हो रहा है, अच्छा स्कोर था, डिफेंडेबल आप कह सकते हैं 207, तो कोई बात नहीं, लिमिटेड स्कोर है, नहीं ये नहीं था। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए आरिफ शेख, जब संदीप ने विकेट लिया रिजवान का, तो आरिफ शेख वहाँ आए, उन्होंने अपना काम किया, फौरन अलीशन शराफी को उन्होंने आउट किया। ये बहुत बड़ा प्रूफ है, आउट किया, उन्होंने अपना काम कर दिया। संदीप प्रेशर बना रहे थे एक तरफ से आरिफ शेख ने अपना काम किया। अब एक और एग्जांपल देखिए, कुशल मल्ला ने ठीक रिजवान का विकेट निकाल दिया। जी हाँ, ठीक मिडिल ऑर्डर में आके उन्होंने रिजवान का विकेट निकाल दिया, उन्होंने अपना 1 विकेट का काम कर दिया। अब यहाँ पर 10 ओवर मिले थे दीपेंद्र सिंह हैरी को, 1 बैटिंग उन्होंने निकाला और 35 रन दिए, पर विकेट नहीं निकाल पाए। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम आपको अभी देंगे थोड़ी देर में। आप 100% वो एग्जाम्पल इस पर सूट बैठेगा जो तो थोड़ी देर में देने ही वाले। दीपेंद्र सिंह हैरी अगर मिडिल ओवर में स्ट्राइक कर जाते, डेफिनेटली यहाँ पर विकेट्स तय था। सामने लेफ्टी भी खेल रहे थे, रोहन मुस्तफा खेल रहे थे। अगर हम बात करें, अगर दीपेंद्र सिंह हैरी भी आए, उन्होंने भी बॉलिंग कराई, एक
विकेट जरूर यहाँ चाहिए थे, पूरे ओवर खेल देना यूएई को जब विकेट गिर चुके हैं काफी, ये कहीं ना कहीं थोड़ा महंगा जरूर पड़ा है अगर हम बात करें। जी डेफिनेटली, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ये भी हम कहते हैं लगा, ये चीज जो निकल कर आती है कि देखिए कितनी ज्यादा आप कह सकते हैं ना कि बॉलिंग में ऐसा लगता है कि यार कोई और विकेट ही नहीं ले सकता, कोई और विकेट ही नहीं ले पा रहा। संदीप आते हैं तो ही विकेट मिलता है, वरना इतना कोई विकेट लेता है इकोनॉमिकल रहता है, लेकिन वो विकेट टेकिंग डिलीवरीज जो है, विकेट टेकिंग बॉलर्स जो है वो टीम में अभी तक कहीं ना कहीं इंक्लूजन नहीं है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहुत ज्यादा बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है संदीप लामिछाने पे डिपेंड करता है। जब भी कोई पार्टनरशिप ब्रेक करना हो, जब भी विकेट्स आपको निकालने हो या फिर प्रेशर पे बिल्डअप करना हो, वो संदीप ही आकर 2 बार आज भी उन्होंने ही आके पार्टनरशिप तोड़ी जो लंबी जा रही थी, जो शायद एक वक्त पे टीम का स्कोर 250 तक लेकर जा सकता था। ये बात हो गई यहाँ पे। तो डेफिनेटली कहना होगा कि यूएई की जो टीम है वो किसी भी सूरत में डिजर्व नहीं करती थी कि वो 50 ओवर पूरे कंप्लीट खेल पाए, लेकिन यहाँ पर बॉलिंग को कहना होगा कि नेपाल और ज्यादा प्रेशराइज कर सकता था, लेकिन संदीप के अलावा वो प्रेशर और कोई बना ही नहीं पाया यूएई के बैट्समैन के लिए, जो इसके लिए संदीप तो जाने जाते हैं, लेकिन बाकी बॉल स्ट्रगल करते हैं, पहली बार नहीं है। दिलजीत चीज को काफी और उठा चुका है कि बहुत ज्यादा एवरेज और बिलो एवरेज बॉलिंग लगती है संदीप के बिना। भले ही आप मैच जीत जाए, लेकिन बॉलिंग से पता चलता है कि बॉलिंग में वो बात जो है वो नजर नहीं आती। वो जो क्वालिटी विकेट टेकर्स बॉलर्स होते हैं ना, वो टीम में मौजूद नहीं है संदीप के अलावा अगर हम बात करें। और सोमपाल करंट भी आजकल काफी ज्यादा ठंडे चल रहे हैं, खास करके फर्स्ट स्पेल में। हम आज भी करंट ने शुरुआत में 1 विकेट जरूर निकाला, लेकिन उसके बाद पूरा स्पेल दोनों का ऐसे निकल गया। तीसरा गुलशन आए, वो भी काफी महंगे साबित हो गए। और फिर लास्ट में संदीप ने जाकर कहीं ना कहीं वो आसिफ और विद्यार्थी की जोड़ी जो है वो तोड़ी। अब यहाँ बात करते हैं हम चेस की। 207 रन यहाँ पर चेस करने थे टीम को, और फिर भी 200 के आसपास का स्कोर था। 203 के आसपास पीएनजी के खिलाफ चेस किया, वहां पर भी टीम डगमगा रही थी। शायद 30-35 रन और होते तो शायद वो कुछ और देखने को सकता। कुशल आसिफ ने बेहतरीन ओपनिंग उस दिन दिलाई थी। लेकिन आज की अगर बात करें, पहले फेस बाय फेस की बात कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं कि नेपाल का चेस जो है वो किस तरीके का है। नहीं जरूर, पहले फेस की बात करें तो 59 पे 4, 1 से 10 ओवर में 4 विकेट यहाँ पर टीम ने गंवा दिए। रन जरूर अच्छे किए, 59 रन बनाए यहाँ टीम ने, पर 4 विकेट टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के गिर गया। उसी के बाद बात करें दूसरे फेस में, तो दूसरे फेस में मैच खत्म हो गया। जी हाँ, 80 रन टीम ने और जोड़े और 6 विकेटें यहाँ पर टीम के और ज्यादा गिर गया। टीम बहुत पूरी टीम ऑल आउट हो गई 31.5 ओवर। बिल्कुल 139 रन के अंदर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात एक चीज यहाँ पर हम जरूर कहना चाहेंगे कि जैसे हमारी पुरानी एनालिसिस में भी हम ये बहुत सारी चीजें कहते रहते हैं कि जीत उस डे पे जीत होना बहुत सही बात है, लेकिन जीत के बीच बीच में अपनी गलतियों को छुपा देना, खामियों को ढक देना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जाती हो जाती है एज अ प्लेयर भी और एज अ कोच भी। और ये भी जब 2-3 मैचेस हो गए थे, 2 मैचेस हो गए थे स्कॉटलैंड के और के खिलाफ जो सीरीज हुई थी, उसके बाद भी हमने कहा था कि काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर वो माफ़ कीजिएगा कि कोच वगैरह के बारे में या फिर कैप्टन के बारे में, तो फिर हमने कहा कि अभी थोड़ा होल्ड करिए, थोड़ा वेट करिए, अवे टूर्स आने दीजिए, वहाँ देखते हैं वहां किस तरह का अप्रोच रहता है। एक बार नेपाल की पहले बैटिंग आने दीजिए, टीम डिफेंड करे, तब कुछ बार 2-3 बार देखना चाहेंगे, चैलेंजेस अलग हो, अवे में जाकर खेले, तब जाकर कहीं ना कहीं इस पे बातचीत करेंगे कौन कैसा है क्या नहीं है। इतनी जल्दी उन्हें खराब कहना भी गलत है और उन्हें अच्छा भी कहना गलत हो जाता है। तो ये हमारी राय थी। तो अब देखिए अवे टूर में आने के बाद जो टीम लगातार 275, 280, 285 चुटकी मारते कंप्लीट कर रही थी, अब पिछले मैच में 203 बनाने के लिए आपको 6 विकेट गिर गए। शायद 30-35 और होता तो शायद उस मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। जरूरी नहीं क्या पता कुछ मतलब जिता भी देते, लेकिन फिर भी 6 विकेट गिर गए। उसके बाद बात करें अगर हम आज के मैच की, तो आप देखिए 207 रन चेस करने में आप इतनी बड़ी हार कहीं ना कहीं हारे हैं। 140 के आसपास जो है पूरी की पूरी टीम जो है वो ऑल आउट हो गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि सही चीजें होता है कि आप अवे में जाकर देखिए, अपने घर में कोई कितना भी बेहतर खेले, लेकिन आपकी क्वालिटी, आपके स्किल्स जो है वो पता चलते हैं जब आप बाहर जाते हैं, जब आप अलग कंडीशंस में खेलने जाते हैं, जब आप डिफरेंट तरह के बॉलर्स के उनके डेन में खेलने के लिए जाते हैं, और खास करके उस सिचुएशंस में जाते हैं जहां पर आपके रिकॉर्ड जो है आपके साथ नहीं है, हिस्ट्री जो है वो आपके साथ नहीं है। और ये एक चीज सबसे ज्यादा कमी खली है। और अवे टूर्स में आने के बाद वही जो डिफेंस में चले जाना, एक टारगेट को हवा बना लेना, ये सब आज वापस से हमें नजर आया। और उस वाले पीएनजी वाले मैच में वो नजर आया था। कुशल आसिफ के अलावा बाकी प्लेयरों में वो दिखा था। और आज के चेस की अगर हम बात करें तो फिर कैसा रहा? ये जरूर इतनी इनकंसिस्टेंसी ये समझ में नहीं आ रही है। ये अजीब सा लग रहा है कि एकदम से ये क्या हो रहा है। एक आप घर में कुछ और क्रिकेट खेल रहे हैं, टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं अगर हम बात करें, लेकिन बाहर आकर ऐसा क्रिकेट
अगर गौर करेंगे आप तो 6 विकेट गिर जाते हैं, पहला विकेट गिरता है कुछ इतनी अच्छी पार्टनरशिप के बाद। पीएनजी की बात कर रहे हैं, पीएनजी के खिलाफ इतनी अच्छी पार्टनरशिप मिली नहीं, हमें 7-8 विकेट से नहीं जीतना, हमें पूरा मैच लड़वा कर जीतना है। यानी कि 6 विकेटों तक आपने गिरवा दिए वहां पर और उसके बाद 4 विकेट से आप मैच जीते। लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज 208 का टारगेट मिला है, देखिए उसी दिन की तरह ही मिला, 203 204 उस दिन था, आज 208 हुआ, बस बॉलिंग का थोड़ा फर्क है। और देख लीजिए आज टीम 140 रन के अंदर पूरी टीम बैकअप हो गई। तो यहाँ जरूर है, अवे में जाके आपने बिल्कुल सही कहा, अवे में आप कुछ और बैटिंग दिखा रहे हैं, होम में कुछ और बैटिंग चल रही है। तो होम में तो सारे मैचेस नहीं होंगे ना, होम में तो आप जिंदगी भर नहीं खेल सकते ना, तैयारी बाहर के लिए भी होनी चाहिए। खाली होम 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 करके तो इतनी बुरी तरह बैटिंग फेलियर, ये बहुत बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं अपने आप में। बिल्कुल बहुत बड़ा फेलियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये भी एक चीज निकल कर आती है कि जब भी यहाँ पर कुशल आसिफ जो है एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देने में कामयाब नहीं होते, तब जो है नेपाल की टीम मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो है वो हारती ही है। जी हाँ, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हारती है। और ये इसका एग्जाम्पल हमें आज फिर से एक बार देखने को यहाँ पर मिल गया। अगर हम देखें यहाँ पर तो देखिए आज कुशल बहुत जल्दी गए, उन्होंने पॉइंट की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन सीधा हाथ में कैच दे बैठे। उसके बाद लाइन से सारे प्लेयर आसिफ को लगा कि पैरों के बहुत ज्यादा क्लोज मेरे बॉल आएगी तो मैं ऊपर से ड्राइव करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो पैरों से काफी ज्यादा आगे थी तो ड्राइव करने के लिए गए और कैच आउट हो गए। उसके बाद रोहित पुडेल की बात करें यार, वो जो बॉल थी जबरदस्त बॉल थी, कहना होगा जुनैद सिद्दीकी ने बहुत सारी बॉलें जो है वो खराब डाली है, लैंड और लाइन बहुत खराब रहा, लेकिन वो एक बॉल जो थी वो आपसे टिम्बर कह सकते हैं कि बिल्कुल विकेट पे थी और हल्की सी हिली भी थी। नहीं जरूर बिल्कुल, और वो लेग ग्लांस करने के लिए गए लेकिन नहीं, बिल्कुल बल्ला हल्का सा टच हुआ और सीधा वृद्धि अरविंद ने शानदार कैच पकड़ ली अपने लेफ्ट की तरफ कूद के। वाकई अब बेहतरीन बॉल थी। मैं रोहित पुडेल की बात कर रहा हूं जो बोल्ड हुए थे। ओ माफ कीजिएगा, मुझे ज्ञानेंद्र बोला, नहीं उसको भी आएंगे जरूर। नहीं रोहित पुडेल की बॉल तो खैर माननी पड़ेगी, पीच डिलीवरी थी सीधा ऑफ स्टंप पे। मैं कुछ देर पहले आपसे कह भी रहा था मैच देखते हुए कि ऑफ स्टंप पे रखिए, चौथे स्टंप पे रखिए। हम आपस में बात भी कर रहे थे कि चौथे स्टंप पे रखने की कोशिश तो करिए, जरूर होगा कि आपको विकेट मिल सकता है मे भी। जैसे उन्होंने ऑफ स्टंप पे रखा विकेट मिल गया, अजीब लगा। जी हाँ, बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पर जुनैद सिद्दीकी की वो बॉल थी रोहित पुडेल को जो उन्होंने डाली। बिल्कुल, तो उसके बाद यहाँ पर जो है पूरी की पूरी टीम जो है वो डिफेंसिव मोड पे चली गई, जिसके लिए कहीं ना कहीं बहुत बार नेपाल के बैट्समैन जो है वो जाने जाते हैं और अवे टूर्स में खास करके ये दिक्कत और ज्यादा निकल कर आ जाती है। अब आप देखेंगे ये तीनों, मेरे ख्याल से ये 139 में शायद नेपाल का एक और लोएस्ट स्कोर आ गया और तीनों के तीनों दुबई इसी ग्राउंड पर है। यही सबसे बड़ी बात है कि आपको हर अलग अलग कंडीशंस में बैटिंग करना आना चाहिए और ये एक स्पेशलिटी है जिसपे काम करने की ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए जब भी कोई जीत हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है कि हाँ चलिए अभी हमें और बेहतर करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर कुशल मल्ला की जो इनिंग आई है उसे आप किस तरह से देखते हैं। डेफिनेटली उन्होंने कोई भी बॉलर सामने लगाए गए हो, चाहे जुनैद सिद्दीकी हो, चाहे पेसर्स को, तो खास करके पेसर्स तो बीट तक नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से एक ही बॉल सिर्फ बीट की गई थी, जुनैद सिद्दीकी ने शायद उनको बीट कराया था, ऑलमोस्ट बोल्ड होने से वो बचे थे। उसके अलावा पेसर्स को तो उन्होंने जबरदस्त तरीके से खेला, अटैकिंग अप्रोच कुशल मल्ला का यहाँ पर रहा और उसके बाद स्पिनर्स पे भी उन्होंने रन किया, ऐसे नहीं कि स्पिनर्स रन नहीं किए, लेकिन उसके बाद कार्तिक पे उन्होंने विकेट भी निकाला। कुशल मल्ला की इनिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं रन्स को देखते हुए कि अभी इतने रन और चाहिए, तेज वो खेले, क्या कैसी सिचुएशन है, कितने आप इंप्रेस हैं इस इनिंग से? सर बहुत ज्यादा, जिस तरीके से वो पेसर्स पे अटैक करके खेले हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा गेम रहा है, उनसे कोई शिकायत नहीं है। 60 रन वो करके गए, सेम पिच पर आप, सेम जगह पर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर आपका गेम है रन्स करने का तो रन्स बनाने भी होंगे। अगर मान के चलिए जैसे कि शुरुआत के पावर प्ले में हमें नजर आ रहा था कि लग रहा था कि चलिए एक तरफ से विकेट गिर रहे हैं तो शायद रन्स वहां पर रेगुलर निकलेंगे, या आसिफ ने भी बाउंड्रीज लगाई, कवर की तरफ शॉट मारा, फिर पॉइंट की तरफ शॉट मारा, वाकई शानदार शॉट था। लेकिन लगा कि शायद आप रन्स बनाते हुए चलेंगे, लेकिन वो भी नहीं, उसमें भी दिक्कत हो रही है, उसमें भी प्लेयर्स अपना विकेट गंवाते हुए जा रहे हैं। लेकिन कुशल मल्ला की बेहतरीन इनिंग रही है, कहना होगा। जिस स्ट्राइक रेट से खेले, 100 के स्ट्राइक रेट से हर बॉलर पर उन्होंने अटैक किया, और अटैक किया तो बॉलर का प्लान बिगड़ा, बिल्कुल प्लान बिगड़ा, बॉलर बिगड़ी। और इससे क्या हुआ, एकदम वो कुशल मल्ला जब सामने आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं अरे यार इसको ओवर कराओ और निकलो यहाँ से। बिल्कुल, लेकिन कुशल मल्ला इतनी आसानी से नहीं छोड़ रहे हैं। पर एक प्लान जो कि बहुत आसान होता अगर यूएई करता इससे पहले, तो कुशल मल्ला पहले ही आउट हो जाते, इतने रन्स नहीं करते, जो कि एग्जैक्टली वो प्लान कार्तिक मैयप्पन ने अपनाया।
बिल्कुल, उसके बारे में बात आगे जरूर करेंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट में यूएई की। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो स्ट्राइक रेट को भी अगर आप देखिए, कुशल मल्ला का 100 या अबव का स्ट्राइक रेट है, आसिफ शेख का 100 अबव का स्ट्राइक रेट है। उसके अलावा अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे प्लेयर्स का तो यहाँ पर ज्ञानेंद्र मल्ला का तो 0 ही रह गया, उसके बाद रोहित पुड़ाल का 0 रह गया, उसके बाद आरिफ शेख का 0। बिल्कुल अजीब बैटिंग है ना, बिल्कुल वैसे जैसे अवे में टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। अगर देखिए जो भी अगर आप तेज स्ट्राइक रेट से 10-15 रन करके भी अगर टीम जोड़ती, प्लेयर जोड़ते यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये स्कोर जो है आप आसानी से पहुंच सकते थे। 207 रन के करीब यहाँ पर पहुंचा जा सकता था। बहुत ज्यादा पुअर बैटिंग यहाँ पर देखने को मिली है। और कुछ उसके बाद संदीप ने आकर नीचे कुछ 8 रन जरूर मारे, जो कि सेकंड बेस्ट वो भी तेज खेले। 108 का भी स्ट्राइक रेट जो है वो 108 का ऊपर का रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है फैक्टर। अब यार बॉलिंग की तरफ चलते हैं। यूएई की बॉलिंग में आपको क्या नजर आया कि क्या उनकी यूएई की बॉलिंग में कुछ बेहतर नजर आया आपको, या फिर आपको लगा कि नेपाल के बैट्समैन ने एरर भी बहुत सारे किए हैं, या फिर उनकी बॉलिंग में भी कुछ ना कुछ दम जरूर नजर आया आज के, खास करके आज के स्पेसिफिक? बिल्कुल सही कहा आपने, बॉलिंग में जरूर अच्छा नजर आया है। बस एक जरूर दिक्कत है यहाँ रिजवान से हुई कि आप पहले आउट कर सकते थे कुशल मल्ला को, अगर आप उन्हें पावर प्ले के अंदर भी लेके आ जाते, डेफिनेटली वो आउट हो जाते। लॉन्ग ऑन, मिड ऑन आपने रखा था, लॉन्ग ऑन को ऊपर करते, मिड विकेट को ऊपर करते, मिड विकेट को बाहर कर देते, स्क्वायर लेग को अंदर करते, इनवाइट करते उन्हें। और अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आप कितनों ने, मुझे नहीं मालूम सुरेश रैना को कितने ने देखा होगा खेलते हुए, बहुतों ने देखा होगा, आईपीएल वगैरह में बहुत देखा होगा। सुरेश रैना मोस्ट ऑफ द टाइम स्लॉग मारते हुए आउट हुए, अपने करियर में स्लॉग मारते हुए। बॉडी के यहाँ आती है, लेग स्टंप की बॉडी के क्लोज उनके आती है बॉल, वो उठाने के लिए जाते हैं ऐसे और अपना विकेट दे देते हैं। बिल्कुल, और एग्जैक्टली ये जो प्लान था ये रोहन मुस्तफा बता रहे थे, लेकिन किसी और बॉलर को। जी हाँ, रोहन मुस्तफा कह रहे थे पावर प्ले के अंदर, मेरे ख्याल से आर्यन लाकड़ा को बता रहे थे। हाँ, आर्यन लाकड़ा दूसरा है। बिल्कुल, वो उन्हें बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करो, लॉन्ग ऑन बाहर करो, मिड विकेट को ऐसे करो, स्क्वायर लेग को अंदर बुला लो। एग्जैक्टली वो ये कह रहे थे, लेकिन जनाब बॉलर आपने गलत लिया हुआ था। बॉलर अगर आप रिजवान रखते, वो ओवर द विकेट से आते, बॉडी के क्लोज रखते, इनवाइट करते कि हाँ छक्का मारिए। एक छक्का मारा भी था कुशल मल्ला ने मिड विकेट की तरफ, क्योंकि आपको इनवाइट करना है और इनविटेशन में आपको 1-2 छक्के पड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको ये देखना है कि हमने ऑलरेडी 3-4 विकेट गिरा दिए हैं। टीम प्रेशर में है कि आपको सिर्फ इन्हीं का विकेट चाहिए, उसके बाद लगभग गेम पैक हो जाएगा। तो आप अगर वहां पर 20 रन खर्च भी कर दे तो चलेगा। ये कहीं ना कहीं का रिजवान और पहले ही लेट हो जाता। अगर रिजवान कार्तिक मेहरपन को पावर प्ले में लाकर इस तरह की फील्ड सेटअप आप बना रहे हैं, वो अगर किया जा सकता तो नहीं, जरूर बस इतना ही कहना था। ये आराम से हो जाता अगर ये थोड़ा सा प्लान लगाया जाता। जबकि रोहन मुस्तफा ने मुंह से बोला भी अपने, लेकिन वो किसी और बॉलर के लिए था, वो कार्तिक के लिए होता तो डेफिनेटली यहाँ 30-35 पे आप देखते, या उससे पहले यहाँ पर जाते हुए देखते, अगर इन्विटेशन मौका मिलता। क्योंकि कुशल मल्ला ने देखा भी, कुशल मल्ला ने छक्का भी टांग दिया था एक मिड विकेट की तरह। क्यों ना हो, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को अगर हार्ड हिटर है वो, और अगर उसे मौका मिलेगा स्लॉग मारने का, वो छोड़ेगा नहीं, वो डेफिनेटली मारेगा और उसी में फंसेंगे अगर वो फंसते हैं। बिल्कुल। तो यार यहाँ पर बॉलिंग क्या, मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि आपको क्या लगता है कि नेपाल के बैट्समैन से ज्यादा यहाँ पर एरर किया है? डेफिनेटली एरर किया है। 207 में आप 50-60 रन से हार जाएंगे तो सारे का सारा क्रेडिट आप बॉलर्स को नहीं दे सकते यहाँ पर। लेकिन फिर भी बॉलिंग यूनिट के हिसाब से आपको कैसा लगता है कि कार्तिक और रोहन मुस्तफा की जो स्पेल रहा है वो किस तरीके का इफेक्टिव रहा है? क्या नंबर जो दिखा रहे हैं वो सच में जिस तरह की बॉलिंग रही है उसके लायक है? नहीं, जरूर, बिल्कुल बेहतरीन। आप कहना होगा स्टंप टू स्टंप डालिए बॉल। अगर आप देखेंगे रोहन मुस्तफा का विकेट्स देखेंगे आप, जबरदस्त बॉलिंग रही है उनकी, सीधे स्टंप टू स्टंप फोर्स कर रहे हैं वो। पैड और बैट में अगर हल्का सा भी गैप हो गया तो आप फंसेंगे, बहुत बुरी तरह फंसेंगे। वो रूम नहीं दे रहे हैं, रोहन मुस्तफा ने रूम नहीं दिया। और यही एक्जैक्टली दीपेंद्र सिंह हैरी से चाहिए था, विकेट्स चाहिए थे दीपेंद्र से। अगर आप और ज्यादा अपने आप में डिसिप्लिन रखते, और ज्यादा बेहतर आगे आने खिलाने की कोशिश कर रहे हैं वो, ये जबरदस्त उन्होंने काम किया है। बहुत बेहतर लाइन टप्पा जो उन्होंने रखा, शानदार रखा। एरर्स करने में नेपाल के बैट्समैन भी बहुत बड़े नंबरों से पास हुए हैं अगर हम एरर्स की बात करेंगे। पर क्रेडिट जरूर देना होगा, हर बात में हम क्रेडिट छीन नहीं सकते यूएई के बॉलर से। फुल क्रेडिट है, उन्होंने आज जबरदस्त बॉलिंग कराई है, खासकर इन दोनों ने अगर हम बात करें। बिल्कुल, बॉडी के क्लोज रखना। और आप देखेंगे तो नेपाल के जो बैट्समैन है वो एलबीडब्ल्यू और बोल्ड भी बहुत ज्यादा हुए हैं। अगर उनकी पूरी 5 से 6 एलबीडब्ल्यू और बोल्ड हुए हैं तो इससे पता चलता है कि काफी बेहतर लाइन भी रखी गई है। क्योंकि अगर लाइन भी इधर उधर होती तो वो रन के लिए जा सकते थे, वाइड जा सकते थे। जुनैद सिद्दीकी की लाइन लंबी काफी खराब थी, लेकिन उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट विकेट्स भी निकाले। और उसमें एक सबसे बड़ा विकेट था रोहित पुड़ैल का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट रहा जब उन्होंने डक पे आउट किया रोहित पुड़ैल को। और यहाँ पर कहना होगा यार ज्ञानेंद्र मल्ला, आसिफ
शेख और अगर मैं बात करूं जी हाँ, ये दो खास करके जो रहे, और कुशन मल्ला भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इस तरह की इनिंग वो खेल रहे थे तो ऑलरेडी इतना सक्सेसफुल हो गए थे, तो वो एक और स्लॉट के लिए जरूर गए। लेकिन ज्ञानेंद्र मल्ला और आसिफ शेख का मुझे लगता है कि बॉलर से ज्यादा जो क्रेडिट है वो उनके शॉट एरर को देना होगा। नहीं जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने, और जिस तरीके से जज नहीं कर पाए दोनों ही नहीं, ज्ञानेंद्र मल्ला लेग ग्लांस करते हुए आउट हुए, और वो तो कर भी नहीं रहे थे, वो लीव करना है तो थोड़ा सा ऊपर हाथ करके लीव करिए, ग्लांस ही करने के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बैट लगने का बहुत ज्यादा और चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर आपको लीव करना है तो आपको बैट थोड़ा और ऊपर रखना हो, हाई रखना तो फिर आपके शोल्डर के आसपास या फिर कमर के पास से वो टच होकर जा सकती है। लेकिन अगर आप इतना ज्यादा नीचे से छोड़ेंगे तो वो ग्लांस से आप करने जा रहे हैं तो फिर वो एज आना लाजमी है। तो ये कहीं ना कहीं है। और जो आसिफ की आउट हुआ, जैसे हमने कहा कि वो उन्होंने एक्सपेक्ट गलत किया, उन्होंने जो रीड की बॉल को वो कहीं ना कहीं गलत जरूर रहा, और एट द एंड यहाँ पर यूएई को एक कंफर्टेबल विन एट द एंड यहाँ पर मिली है। और कई सारे सवाल वापस से खड़े हो गए अवे टूर में परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि जो पीएसजी के खिलाफ भी जीत थी वो बहुत ज्यादा हम कहें कि जिस तरह का ओपनिंग पार्टनरशिप मिला था उसके बाद 6 विकेट गिर जाना वो अपने आप में डिसअपॉइंट था। इतना क्लियर है कि ओपनिंग पे, जैसे हम कई बार मैच प्रीव्यूज में भी कह चुके हैं कि ओपनिंग पे अगर आप नेपाल का गिरा देते हैं तो ये टीम जो है डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाती है, मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाता है, और ये एक बार वापस से यहाँ पर साबित होता हुआ नजर आया। लेकिन क्रूशियल 2 पॉइंट्स यहाँ पर कलेक्ट किए हैं यूएई ने, और अब उनका जो रास्ता है वो इतना हो जाता है कि अब उनके 6 में से 3 मैचेस जीतने हैं ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए, और नेपाल को 6 में से 4 मैचेस जीतने हैं अपना ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए। अब कल वाला जो मैच है नेपाल वर्सेस पीएनजी, वो एक और बहुत इंटरेस्टिंग मैच यहाँ पर हो जाता है, देखना होगा कि आखिर उस मैच में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि क्या हार का सबसे बड़ा रीजन रहा है नेपाल के लिए, और क्या फैक्टर्स रहे हैं जो यूएई के फेवर में गए हैं कि उनको एक शानदार जीत मिली है। यूएई ने इतना जरूर कहना हुआ है, एक जबरदस्त वापसी जरूर करी है, और जो लगातार हार रहे थे एक बड़ा बूस्टअप जरूर मिलेगा उनको खास करके जब लगातार मैचेस वो हार रहे थे अपने ही ग्राउंड पे। जरूर मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, और नेपाल को उन्होंने हराया है तो जो लगातार स्ट्रिक पे स्ट्रिक चलाए जा रहे थे वो स्ट्रिक भी टूट गया जरूर, और बेहतर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन इसे बस बरकरार रखना है यूएई को, और इसे आगे लेके जाना है, अच्छा क्रिकेट खेलना है जैसा आज क्रिकेट खेला है यूएई ने। कुछ हाफ सेंचुरीज पड़ी 2, अगर इतनी भी आ जाती हैं, आप अच्छा स्कोर एक बार लगा दें तो बॉलर्स को काफी डिसिप्लिन रहने की जरूरत रहेगी आगे, जिस तरीके से हमें आज देखने को मिले। बिल्कुल, तो ये बड़े रीजंस रहे यूएई के जीत के और नेपाल के हार के। एनालिसिस पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करिए, और बने रहिए डेली चैनल के साथ। सारी अपडेट्स वगैरह, इस मैच में कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं, जाकर एक बार जरूर चेक करिएगा। बाकी सारी अपडेट्स के लिए डेली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय।